बच्चा पार्टी आज बात करेंगे वही जनरल एंट्री। लास्ट वीडियो है जनरल एंट्री की, मतलब सारा कॉन्सेप्ट लगभग लगभग कवर हो चुका होगा। तो यही मॉडर्न अप्रोच से ही इस चीज को लेके चलते हैं। ये एंट्री दे रखी है, इस पे बाद में आएंगे, पहले इसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जैसे इसमें लिखा है कैपिटल, मॉडर्न अप्रोच ऐसे ही पढ़ते हैं। क्लियर लिख देना ऐसे याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्लियर लिखो। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू। कैपिटल मतलब बिजनेस में जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ, यानी कि किसी से बकाया, यानी बकाया है, किसी से हमने उधार ले लिया है तो वो हमसे पैसे लेगा, तो एक हमारे ऊपर लायबिलिटी, एक बोझ आ गया ना। जैसे बैंक से लोन ले लिया हमने तो एक बोझ आ गया है, तो वो एक लायबिलिटी है। ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, यानी नुकसान का और खर्चा इसी में आएगा। एसेट्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे होता है लायबिलिटी में कि हमें फ्यूचर में पैसे चुकाने हैं, ठीक है, तो वो लायबिलिटी है। एसेट्स का मतलब फ्यूचर में कुछ मिलेगा, यानी उससे कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे, तो वो एसेट है। जैसे बिल्डिंग है, हाँ, जितनी एसेट्स होती है, बिल्डिंग है, जमीन है, मशीन है, कोई बकायेदार है यानी जो तुमको पैसे देगा, लेनदार उसको, सॉरी देनदार बोलते हैं, डेटर, वो एसेट है। बैंक में पैसा जमा किया वो एसेट है। तो जहां से पैसे मिल सकते हैं फ्यूचर में वो सब एसेट है। रेवेन्यू का मतलब होता है कहीं कहीं से फायदा हो जाता है, इनकम हो जाती है, वो सब रेवेन्यू। जैसे वेजेस मिल गया, सैलरी मिल गई, हाँ, और कहीं से लॉटरी लग गई, ये सब जो है रेवेन्यू है। ठीक है। जैसे कैपिटल अगर बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट, ये दोनों एक जैसा है। और ये दोनों उसका उल्टा है, एक्सपेंडिचर और एसेट दोनों उसका उल्टा है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। ठीक है। और ये जो है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह रेवेन्यू, यानी फायदा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा और घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिख रखा है हमने। ठीक है, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है वेजेस देना है लेकिन अभी दिया नहीं गया है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है, अभी दिया नहीं गया है, सॉरी, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब तुमने काम कराया है, यानी वो बिजनेस का खर्चा है लेकिन पैसा पे नहीं किया है। ठीक है। तो अगर खर्चा है बिजनेस का तो वो तो डेबिट होगा, वेजेस यानी वो एक्सपेंडिचर है, वेजेस अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे। कितना? 1000। टू, क्या कैश गया है? कैश नहीं गया है, एक लाइबिलिटी ऊपर इंक्रीज हो गई है। ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में पेमेंट करोगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितना? 1000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख एंड पेड 5000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 1 लाख की मशीन खरीदे हो, 5000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किए हो, यानी कि उस मशीन को खड़ा करने में, उस मशीन को चालू कंडीशन में लाने के लिए 5000 तुमने खर्च किया। अब मशीन लाते हैं तो कई बार इंजीनियर को बुलाना पड़ता है कि देख भाई इसमें कुछ नट बोल्ट सही कर, और जो भी उसका सॉफ्टवेयर वगैरह का काम है उसको सही कर, और मशीन हमको चालू हालत में चाहिए। ठीक है। तो अब वो आएगा तो मशीन सेट करेगा पूरी तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो लेगा। ठीक है। तो उसी को इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी बोल देते हैं कि इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्चा हुआ है। ठीक है। तो लिखा है ना कि परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख अनपेड 5000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखो, मशीन जब खरीदोगे उस पे जितना भी खर्चा हुआ है वो सब मशीन में ही ऐड हो जाएगा। कोई पूछेगा कितने की मशीन पड़ी है तो कहोगे कि 1,05,000 की, क्योंकि 1 लाख की तो मशीन है और 5,000 उसको लगाने पे खर्चा हुआ है, तो कितने की पड़ी वो? 1,05,000, तो वो पूरा मशीन में ही जाएगा। तो लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी बिजनेस में क्या हुआ है, मशीन आई है और कैश गया है। ठीक है ना। एक एसेट बढ़ी है, एक एसेट कम हुआ है, मशीन भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। तो जो एसेट बढ़, हाँ, गया एसेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। कौन सी एसेट बढ़ी है? मशीन, क्योंकि बिजनेस में आई है ना, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। कैश तो गया होगा, यानी कैश घटा होगा तुम्हारे बिजनेस से, कैश अगर घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। कैश घटेगा तो क्रेडिट, ये जो एरो का निशान ये घटने का। टू कैश अकाउंट। तो 1 लाख और ये 5,000, टोटल कितना हो गया? 1,05,000। ये टोटल मशीन में ऐड हो जाएगा, यानी कि मशीन पड़ी कितने की? तुमको मशीन पड़ी 1,05,000 की। मशीन तो 1 लाख की थी लेकिन उसको पूरी चालू
कंडीशन में लाने के लिए, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए वो तुमको 1,05,000 लगाना पड़ा है। तो पूरी मशीन कितने की पड़ी तुमको? 1,05,000। तो बस नेक्स्ट में है पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। पेड ₹5,000 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ रिपेयरिंग करायो, ठीक है? तो रिपेयरिंग करायो फर्नीचर में। देखो जब बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर कोई एसेट खरीदते हैं, उस टाइम पे जो खर्चा होता है ना, मान लो फर्नीचर खरीदे या फिर बिल्डिंग खरीदे या फिर कोई मशीन खरीदे, तो उसी टाइम पे जो खर्चा हुआ है वो उसी में ऐड कर देंगे, उसी एसेट्स में जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे था। लेकिन एक बार चल चुकी है मशीन या एक बार जो एसेट खरीदे हो वो यूज हो चुकी है, बाद में तुम रिपेयरिंग करा रहे हो, तो वो रिपेयरिंग का खर्चा है, वो उसमें नहीं आएगा, मतलब उस एसेट्स में नहीं जुड़ेगा, ठीक है? तो क्या किए हो, रिपेयरिंग का खर्चा दिए हो, तो एक एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। कहाँ गया? बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या नाम है? रिपेयरिंग, तो लिखेंगे रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट। टू, अब कैश गया होगा तुम्हारे बिजनेस से, कैश एक एसेट है, एसेट जब भी घटेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, एसेट घटेगी तो क्रेडिट, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच में जैसे रिपेयरिंग कराए हो तो एक तो खर्चा बढ़ा है, दूसरा एसेट कम हुई है, ठीक है? तो खर्चे को डेबिट कर दिए, यानी एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिए, क्योंकि बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट, ठीक है? और ट्रेडिशनल अप्रोच से देखोगे तो खर्चा हुआ है उसको डेबिट कर दिए, और कैश रियल अकाउंट है गया उसको क्रेडिट कर दिए, सिंपल, ठीक है? तो ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दिस ईयर। अच्छा, इसको इस एंट्री को करने से पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा इसको देख सकते हो। चौथी एंट्री हम पास कर रहे हैं, लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 15,000 रुपए हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, ठीक है? और वो अगले साल से रिलेटेड है। इस साल का खर्चा इस साल से रिलेटेड है तो वो खर्चा मानेंगे, ठीक? कोई खर्चा अगले साल से रिलेटेड है और अभी कर दियो तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो अगर ये जैसे मान लो इंश्योरेंस का पैसा अगर इस साल पे कर दियो, ठीक है, किसी को पैसे दे दियो कि ये ले रख ले, अगले साल हम ना दे पाए, ठीक है? तो अब अगले साल तो दोगे नहीं, तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है उसके पास, ठीक है? अब तुम्हारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है तो वो एज अ असेट है वो, ठीक है? एज अ असेट है वो, यानी कि वो एक तुम्हारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है? एज अ असेट ट्रीट किया जाता है, ठीक है? तो उसको लिखते हैं प्रीपेड। एसेट जब भी बढ़ेगी उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस लिखा जाएगा, टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब सवाल उठ रहा होगा कितना है 15,000 कि इंश्योरेंस को क्रेडिट क्यों कर दिए? इंश्योरेंस को क्रेडिट इसलिए किया है कि जब अगले साल जब ये पैसा जब ड्यू डेट आएगी, यानी जब वो कंपनी अगर अगले साल तुमको पे करना है, लेकिन पे तो करोगे नहीं क्योंकि पहले ही पे कर दियो, तो ये उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ये अगले साल की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये एंट्री कंप्लीट है लेकिन ये समझाने के लिए ये पास कर रहे हैं। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो ये जो एसेट तुमने इस साल बनाया था वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इंश्योरेंस है अगले साल फिर खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका इफेक्ट ही खत्म हो गया, ठीक है? 15,000 15,000 क्लियर है? इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाता है कि अगले साल लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कैश में तो पे करेंगे नहीं, अगले साल कैश नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया, तो ये जो एसेट है वो खत्म हो चुकी होगी, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी एसेट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए इसको लिख देते, इसको हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड सैलरी 10,000, वही है एकदम बिल्कुल उसी जैसे। प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है, ठीक, हम क्या करते हैं, मान लो मंथली मंथली सैलरी देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अगले साल की भी कभी कभी सैलरी दे देते हैं, ठीक है? या फिर इसी मंथ में अगले मंथ की सैलरी दे देते हैं, ठीक है? अभी एंट्री पास कर रहे हैं इस मंथ की,
और अगले मंथ की हमने सैलरी मतलब दे दी है, पहले ही दे दिया, बिल्कुल इसी जैसा। तो उसमें क्या करते हैं, सेम वही एंट्री है, प्रीपेड। अब चूंकि एक एसेट बन गया है अभी के लिए, तो लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। और ये कैसे होता है ये भी बता देते हैं। जैसे मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है। अब हमने क्या किया, अप्रैल की सैलरी मार्च में ही दे दी, ठीक है। तो अगले महीने तो एंट्री पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन मार्च के महीने में तो सैलरी दे दी है ना अप्रैल की, तो वो एज अ तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है ना किसी के पास, ठीक है, तो एज अ एसेट इस यानी कि वो एक एसेट बन जाता है। तो लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कितना है 10,000, ठीक है ना, बिल्कुल इसी की तरीके से है। नेक्स्ट जो जब सैलरी पे करने का टाइम आएगा तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी, क्योंकि उस टाइम पे सैलरी हम देंगे नहीं, बस यही जो एसेट बनाए थे वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक और एंट्री है उसको हम लिख दे रहे हैं, ये तो पांचवा था, कि जैसे बैंक से लोन लेते हैं, मैं लिखूं कि बैंक लोन टेकन 10,000 रुपीज, या 1 लाख लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लाख है ये, 1 लाख बैंक से लोन लिया गया है, 1 लाख रुपए का। अगर बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, एक लाइबिलिटी ऊपर आ जाएगी। अगर बैंक से लोन ली हो तो एक लाइबिलिटी ऊपर आ गई है, लेकिन एक एसेट भी बढ़ी है तुम्हारी, यानी कि कैश तो आया है, डेफिनेटली आया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास से कुछ गया है, नहीं, लेकिन एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, यानी एक बोझ आ गया है। तो वो जो बोझ आया है लाइबिलिटी, उसको क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट हो जाएगी। तो लाइबिलिटी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिखेंगे बैंक लोन टू बैंक लोन। एसेट तो बड़ी होगी, एसेट बड़ी होगी ना, क्योंकि पैसा आया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ही लिखेंगे क्योंकि बैंक से लिया गया ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। देख सकते हो ये 6 नंबर है। लगभग लगभग कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया है जनरल एंट्री का, मेरे ख्याल से 99% तो पूरा कवर ही कर दिया है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो किसी भी तरीके का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है या फैन का रिपेयरिंग का है, कुछ भी है, जैसे जहां पे सर्विसेज ली हो तो उसको बस डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देना, ठीक है। इसी तरीके से अगर वेजेस सैलरी ये सब मिल जाए तो बस, अगर मिलेगी तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी वेजेस, जो कुछ भी इंश्योरेंस कमीशन जो कुछ भी मिलेगा उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। बाकी लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, कुछ भी बचा नहीं।